दोस्तों, आज मैं अपने सीरीज द इफेक्ट ऑफ पैंडेमिक्स ऑन वर्ल्ड लिटरेचर एंड कल्चर के 5वें एपिसोड को लेकर के यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। अब तक मैं पिछले 3 बार से फिल्म और उपन्यासों का जिक्र करता रहा हूँ जिन पर पैंडेमिक का बहुत ज़्यादा असर हुआ है। इस 5वें एपिसोड में मैं सिर्फ 4 उपन्यासों का जिक्र करूँगा, जिसमें पहला उपन्यास एंड्रोमेडा स्ट्रेन, जिसे माइकल क्रिस्टन ने लिखा हुआ है। और ये एक्चुअली माइकल क्रिस्टन जो अमेरिकन ऑथर हैं और फिल्म मेकर भी हैं। ये 23 अक्टूबर 1942 को इनका जन्म हुआ और ये 4 नवंबर 2008 में इनकी डेथ हो गई। ये जो उपन्यास लिखा गया था 1969 में लिखा गया था। और मैं आपको बता दूं कि ये माइकल क्रिस्टन जो है वो वही लेखक हैं जिन्होंने जुरासिक पार्क और लॉस्ट वर्ल्ड फिल्म की कहानी भी लिखी थी। एक्चुअली ये उपन्यास जो है वो द एंड्रोमेडा स्ट्रेन, ये एक रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंट्री के फॉर्म में लिखा गया है। दरअसल होता क्या है कि कुछ साइंटिफिक खोज के लिए कुछ सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं अंतरिक्ष में, और उनका काम होता है इंटरटेरेस्ट्रियल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका पता लगाना और उनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वहां से लेकर आना, जिससे कि यहाँ पर बायो वेपन यानी कि जैविक हथियार बनाए जा सके। लेकिन होता में इस उपन्यास में उसका जिक्र है कि एक सैटेलाइट जो है वो उसका संपर्क टूट जाता है धरती से और वो दुर्घटनाग्रस्त होकर के अरिजोना नाम के एक जगह पर वो गिर जाता है। और उससे क्या होता है कि जब वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उस इलाके में, उसके चारों तरफ के इलाकों में एक महामारी सी फैल जाती है, आउटब्रेक हो जाता है, जिसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक टीम भेजा जाता है। ये टीम जो है वो एयरफोर्स बेस की टीम होती है और ये एक मिलिट्री सैटेलाइट को रिकवर करने, जब जो दुर्घटनाग्रस्त जो मिलिट्री सैटेलाइट को रिकवर करने के लिए लोग जाते हैं, तो इनको पता चलता है कि सैटेलाइट जो है वो लौटते समय जब वो लौट रहा था तो वो किसी गिरते हुए तारे से टकरा जाता है और जिसके कारण वो अपनी दिशा से भटक जाता है, उसका संपर्क धरती से टूट जाता है और वो दुर्घटनाग्रस्त होकर के एक जगह अरिजोना के आसपास के किसी इलाके में वो गिर जाता है। लेकिन वहाँ जो महामारी फैलती उसके बाद से ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर उस महामारी से लगभग सारे लोग उस इलाके के मर चुके हैं। तो ये जो ड्यूटी ऑफिसर है उसको संदेह होता है कि ये किसी खतरनाक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कंटामिनेशन के कारण हुआ है। वो फिर अपने जो एक रेस्क्यू टीम है जो और रिसर्च टीम जिसको जो कहते हैं वाइल्ड फायर टीम, उसको सूचित कर देता है, उसको ट्रिगर किया जाता है मैंने वहां से, और उनको जो है वो इसकी जांच पड़ताल करते हैं कि ये अपर एटमॉस्फेयर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये जो कलेक्ट करने वाला सैटेलाइट गया था, ये एक्चुअली इसमें कुछ अन्य तरह के विचित्र किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें घुस गए हैं और वो जो है वो वही इन लोगों की मौत का कारण है। फिर क्या होता है कि वो ये बीमारी इस तरह की है कि ये लोगों के खून को तुरंत थक्का बना देता है और जिससे लोग मर जाते हैं या जो है वो विक्षिप्त हो जाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। इस महामारी में 2 लोग बचे हुए हैं, एक है जो पीटर जैक्सन और एक बच्चा बच जाता है। पीटर जैक्सन नशेड़ी है और वो तरह तरह के ड्रग्स लेता है, और दूसरा जो है बच्चा जो है वो जेमी राइटर, ये जो है ये हमेशा रोता रहता है और वो इसलिए बच जाते हैं कि इनका जो ब्लड है वो एबनॉर्मल पीएच वाला है, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल
माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये जो है वो कुछ खास किस्म के ह्यूमन जो ब्लड होता है उसी के रेंज में, जो सामान्य ह्यूमन ब्लड होता है उसी के रेंज में ये सरवाइव करता है, और वहीं से ये इसका स्ट्रेन जो है वो डुप्लीकेट होकर एडवांस होता जाता है। तो फिर क्या होता है कि ये वो जो वाइल्ड फायर वाली जो टीम होती है वो जैक्सन, राइटर और सैटेलाइट के पार्ट्स को लेकर के वो लैब में जाते हैं, वहाँ उसकी जांच होती है और इसका पूरा ख्याल रखा जाता है कि सैटेलाइट के जो चिपके हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको बाहर न निकलने दिया जाए, और ताकि ये बाहर निकल के वातावरण को कंटामिनेटेड ना करें, इसकी सुरक्षा पूरी की जाती है। रिसर्च की जो टीम है उसका नेतृत्व डॉक्टर हॉल नाम का एक साइंटिस्ट करता है। ये जब टेस्ट कर रहे होते हैं तब तक अचानक क्या होता है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एंड्रोमेडा है वो जो है वो अपना स्ट्रेन बदल देता है और वो एडवांस हो जाता है, और वहाँ जिस लैब में उसको रखा गया था, जिस बोतल में उसको बंद करके उसके प्लास्टिक को और उसके कवर को, ढक्कन को ये खत्म कर देता है और वो बाहर निकल आता है। एक्चुअली ये जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये एनर्जी को ये मैटर में यानी पदार्थ में बदल देता है, और लेकिन इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जिसका कि स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन होता है उसमें ना आरएनए होता है, ना डीएनए होता है, ना प्रोटीन होता है, और अमीनो एसिड्स भी इसमें नहीं होते हैं। तो ये जो है वो म्यूटेट करता रहता है और हर साइकिल के बाद ये म्यूटेट करके अपनी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को बदल देता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो है 2 एसिडिक और 2 अल्कलाइन मीडियम में ये मल्टीप्लाई नहीं होता है। ये सिर्फ ह्यूमन नॉर्मल ब्लड में के जो रेंज होता है पीएच वैल्यू उसमें ये मल्टीप्लाई होता है, ग्रो होता है। और जो पीटर जैक्सन है और जो जेमी राइटर था, इनका चूंकि एबनॉर्मल ब्लड पीएच था इसलिए वो उनमें ये नहीं उनको अफेक्ट नहीं कर सका। लेकिन जब तक इन सारी चीजों की खोज की जाए और उनको नष्ट करने की कोशिश की जाए तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो लैब से बाहर निकल जाता है और वो तबाही मचाने की कोशिश करता है। उसको नष्ट करने की बहुत सारी कोशिशें की जाती हैं। यहाँ तक सोचा जाता है कि उसको सेल्फ डिस्ट्रक्टिव न्यूक्लियर वेपन से खत्म कर दिया जाए, लेकिन वो भी संभव नहीं होता है, क्योंकि साइंटिस्ट मना कर देते हैं कि क्योंकि सेल्फ डिस्ट्रक्टिव न्यूक्लियर वेपन से एनर्जी निकलेगी और ये एनर्जी को सोख करके उसको मैटर में बदल देता है, और अगर ऐसा हुआ तो वो एक बायोफिल्म बना देंगे जिससे इनको नष्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और काफी जद्दोजहद के बाद जो होता है वो डिसीजन लेते हैं कि जो लैब है उसको इवैक्यूएट कर दिया जाए। इवैक्यूएट करने से शायद ये वहां से ये नष्ट हो जाएगा या फिर ये खत्म हो जाएगा। तो ये ऐसा किया जाता है और ये फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो अपर टेरेस्ट्रियल एरिया में वापस चला जाता है, जिस में ऑक्सीजन की बड़ी कमी होती है और वो इसके लिए बड़ा मुफीद होता है। खोजों में ये भी पता चलता है कि जो गिरते हुए तारे से जो सैटेलाइट टकराया था उसमें ये चूंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें प्रवेश कर गए थे और उन्होंने वहां पर उनके उस सैटेलाइट के टंगस्टन को, प्लास्टिक लेमिनेट को हीट सील जिससे हीट को सील करते हैं, उनको वो नष्ट कर देता है जिससे कि वो जल जाता है। इसमें कुछ कैरेक्टर हैं, जैसे डॉक्टर पीटर हैं लेविट जो कि क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट हैं और जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते रहते हैं। एक जेरेमी स्टोन है, प्रोफेसर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी,
डॉक्टर चार्ल्स बर्टन हैं जो प्रोफेसर ऑफ पैथोलॉजी हैं, और डॉक्टर हॉल हैं जो सर्जन हैं। ये साइंटिफिक नॉवेल नहीं है, लेकिन ये एक टेक्नो एडवेंचरस नॉवेल है ये। दूसरा उपन्यास है, उसका नाम है पेंडेमिक। इसे जो स्कॉट सिगलर ने लिखा हुआ है, ये भी अमेरिकन राइटर हैं और ये साइंस फिक्शन और हॉरर फिक्शन लिखते रहे हैं। ये उपन्यास जो है 2014 में पब्लिश हुआ इंग्लिश में, और ये एक्चुअली उनके द्वारा लिखी गई एक ट्रायलॉजी जिसको इन्फेक्टेड नाम उन्होंने दिया था, उसका ये आखिरी पार्ट है, तीसरा पार्ट है। कि इसमें ये दिखाया जाता है कि किस तरह से जो मानव सभ्यता है वो एक संहार के मुहाने पर खड़ी है, जहां वो मानव सभ्यता को एक ऐसे दुश्मन से घेर लिया जाता है जो हमारे ही शरीर को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करने लगता है, जो सामान्य इंसानों को या तो मनोरोगी बना देता है या उन्हें नाइटमेयर में बदल देता है और वो विक्षिप्त हो जाते हैं। इसमें एक डॉक्टर मार्गरेट हैं, जो कुछ लोगों के लिए तो हीरो हैं, बहादुर हैं, और जिसने पूरी मानवता को एक परग्रही चेतना यानी कि एलियन इंटेलिजेंस के हमले से बचा लिया था, जो कि धरती पर मानव सभ्यता को नष्ट करने के लिए आया हुआ था। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ये मानते हैं कि ये इसने गलत काम किया और उसकी वजह से ही ये तमाम लोग मरे हैं, इसलिए कुछ लोग उसे दैत्य मानते हैं, मॉन्स्टर, और वो तमाम हत्याओं की जिम्मेदारी उसके सिर मढ़ देते हैं। इसमें क्या होता है कि इस वजह से जो मार्गरेट है वो लगभग टूट जाती है, क्योंकि एक तरफ तो उसके ऊपर 10 लाख लोगों के खून में उसके हाथ रंगे होने का आरोप होता है, गिल्ट होता है, और उसको बुरे सपने आने लगते हैं, जिससे कि वो अपने आप से घृणा होने लगती है। इससे उसकी शादी टूट जाती है। उसकी शादी जो है एक्चुअली एक जो हस्बैंड है उसका, वो CIA का एजेंट है। वो अपने आप से लड़ती रहती है और फिर से वॉरियर बनना चाहती है, और ये मौका उसे मिल भी जाता है, क्योंकि होता क्या है कि जो एलियन इंटेलिजेंस जब यहाँ से उनको परास्त करके भेजा जा रहा था, कुछ खतरनाक किस्म के जीवाणुओं को, और वो एक सोडा की बोतल में भर करके और समुद्र की तलहटी में डाल के चले जाते हैं। वो सोडा की बोतल जब बाहर निकाला जाता है किसी तरह से, तो उसमें से जो जीवाणु बाहर निकल आते हैं और उस तरह से एक महामारी फैल जाती है। तो मार्गरेट मोटाया और उसके साथियों को फिर से बुलाया जाता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट करने की फिर से कोशिश करें। तो वो लोग जाते हैं और पहले तो लोगों को पब्लिक अवेयरनेस पैदा करते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमला है, ये जो है वो मानव सभ्यता की, एक नए मानव सभ्यता की शुरुआत की कोशिश है, या एक मुश्त निर्माण की ये प्रक्रिया है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, डरावनी होती जाती है और दुनिया को नष्ट होते जाने की संभावना हमें डसने लगती, पढ़ने वालों को डसने लगती। अंत में यह वो दिखाया जाता है कि पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निपटने के लिए उसका इलाज खोजा जाएगा, या ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे शत्रु हैं ये हमें घेर के हमें नष्ट कर। तीसरा उपन्यास है द अक्टूबर मॉर्निंग। ये जेम्स राडा जूनियर ने लिखा हुआ है, जो हिस्ट्री का कॉलम लिखा करते हैं, और ये उपन्यास जो है वो 2012 में छपा, और जो जेम्स राडा है वो जो है वो गेटिसबर्ग USA में रहते हैं। ये कहानी ये बताती है, एक्चुअली ये बेस जो है वो एक बीमारी के, जिसको कि हम स्पेनिश फ्लू कह सकते हैं, उसी तरह की एक बीमारी है। वर्ल्ड वार के बीच में ये
एक नया दुश्मन हमारे सामने आ जाता है, मतलब लोगों के सामने आ जाता है, और जो हाथ मिलाने से या सांस लेने से फैलता है और जिससे 6 करोड़ लोगों को अपनी चपेट में ये धीरे धीरे ले लेता है। ये स्पेनिश फ्लू है, शायद ऐसा कहा जाता है। और एक डॉक्टर यहाँ पर एलन कीनर हैं, जो कि एक यंग डॉक्टर है और जोश से भरा हुआ है। वो अभी उसने पढ़ाई अपनी डॉक्टरी की पूरी की है। वो इनके लक्षणों को देख करके उसे अंदाजा लग जाता है कि ये स्पेनिश फ्लू ही है, और जो उसके शहर कुंबरलैंड की दहलीज पर आ गया है। लेकिन जब वो इसकी रोकथाम के लिए अपने सीनियरों से बात करता है, इलाज के लिए जब कुछ उपायों पर बात करता है, डिस्कशन करता है, तो उसकी बात को दबा दिया जाता है, क्योंकि उसके सीनियर डॉक्टर जो हैं वो उसका विरोध करते हैं। और वो चूंकि पुराने स्कूल के छात्र रहे हैं, उनका मानना है कि फ्लू अब लगभग खत्म होने की कगार पर है और उसे अब आसानी से ठीक किया जा सकता है। पर जल्दी ही उनकी समझ में भी आ जाता है कि स्थितियां इतनी आसान नहीं जितना कि वो समझ रहे थे। यहीं पर एक स्ट्रीट प्रीचर भी है जिसका नाम कोला है। वो सोचता है कि अगर फ्लू को बढ़ने में वो मदद करेगा तो ईश्वर उससे खुश होंगे, क्योंकि ये प्रभु का एक कर्म है। एलन और अन्य डॉक्टर मिलकर फ्लू ग्रस्त लोगों की सेवा करते हैं, उनका इलाज करते हैं। वो डॉक्टरों और अन्य नर्सों और अन्य मेडिकल स्टाफ की कमी से जूझते हुए अपनी युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़ते हुए स्पेनिश फ्लू से लड़ने या निपटने की पूरी कोशिश करते हैं। डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी इसलिए है कि अधिकांश डॉक्टर युद्ध के मैदान में कार्यरत हैं, उनकी तैनाती वहाँ हुई है, और जो यहाँ पर बचे हुए हैं उनमें से अधिकांश इस बीमारी से ग्रस्त हो गए हैं या फिर मर गए हैं। इसी बीच में एक ट्विस्ट आता है इस उपन्यास में कि डॉक्टर एलन की पत्नी और बेटी भी फ्लू की शिकार हो जाती है, और वो फिर उसके लिए बड़ा मतलब एक चुनौती हो जाती है कि क्या वो अपने बेटी और बच्ची को बचा पाएगा, या ये भी लाखों लोगों में जो मर गए हैं उनमें भी ये 2 संख्याएं और जुड़ जाएंगी। ये एक जद्दोजहद का एक बहुत बेहतरीन उपन्यास है। चौथा उपन्यास जो है वो डेकामेरॉन है, और जो कि जियोवानी बोकासियो ने लिखा है, जो इटालियन राइटर हैं। ये 3 साल में उन्होंने पूरा किया, और ये 1350 से लेकर 1353 तक लगकर इन्होंने इस उपन्यास को लिखा। ये एक्चुअली क्या है कि ये 100 कहानियों एक संग्रह है, जिसके बैकग्राउंड में बिबोनिक प्लेग है, जिसे ब्लैक प्लेग भी बोलते हैं। ये प्यार और सेक्स के विभिन्न रूपों को चित्रित करने वाला मध्यकालीन उपन्यास है, और जिसका की फॉर्म जो है वो एरोटिक और ट्रेजिक है। होता क्या है कि ये मतलब कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो उपन्यास है वो धार्मिक ग्रंथ बुक ऑफ गॉड लव से प्रभावित है, और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इस उपन्यास से प्रभावित होकर के चौसर ने अपना उपन्यास मतलब जो मशहूर कहानियों का कलेक्शन उन्होंने लिखा वो इस उपन्यास से प्रभावित होकर लिखा गया। एक्चुअली डेकामेरॉन का मतलब होता है 10 दिन। ये किस्सागोई के फॉर्म में लिखा हुआ बेहतरीन उपन्यास है, और उपन्यासों के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। होता क्या है, बिबोनिक प्लेग के कहर से ये कहानी शुरू होती है, और ये 10 लोगों के ग्रुप तक जाती है। ये 10 लोग जो हैं वो प्लेग से बचने के लिए अपने शहर को छोड़ करके वहां से निकल जाते हैं, और शहर से बाहर एक विला में वो आश्रय लेते हैं। इसमें 7 महिलाएं हैं और 3 पुरुष हैं। जो जगह जहां से ये भागते हैं अपने उस शहर का नाम है फ्लोरेंस, और वहां वो रहते हैं। वहां पर समय पास करने के लिए वो गप्पे मारते हैं, लेकिन फिर वो तय करते हैं कि हर दिन एक कहानी हर व्यक्ति सुनाएगा। हर व्यक्ति एक कहानी सुनाएगा,
अलग अलग दिनों में। तो इससे कहानी सुनाने का सिलसिला चलता रहता है। ये डेकामोरन जो है वो एक मतलब एक डिस्टिंक्टिव वर्क है, मतलब एक अलग तरह की चीज है जिसमें ब्यूबोनिक प्लेग की महामारी के बारे में ये बताया गया है कि वो किस तरह से फिजिकल, मानसिक और सोशल इफेक्ट डालता है लोगों के ऊपर, जो खास करके उस यूरोप के उस हिस्से में जहां पर महामारी फैली होती है। कहानी सुनाने का नियम यह है कि पहले दिन किसी को किंग या क्वीन बनाया जाता है, जो हर दिन पहले दिन का जो क्वीन या किंग होता है वो अपना क्राउन जो है वो एक नए उत्तराधिकारी को देता है और उसे स्टोरी टेलिंग की थीम भी देता है। तो पहले दिन जो है वो पंपिनिया नाम की एक लेडी है, वो उसे क्वीन बनाया जाता है और वो अपनी कहानी सुनाती है। इसमें कुछ थीम है जिस पर की कहानियां बुनी गई हैं, जैसे कि अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस आफ्टर मिसफॉर्चून, पीपल हु हैव अचीव्ड एन ऑब्जेक्ट दे ग्रेटली डिजायर्ड, रिकवर्ड थ्रू प्रीवियसली लॉस्ट, लव स्टोरीज व्हिच एंडेड अनहैप्पीली, those who have avoided danger, tricks women have played on their husband, यानी कि महिलाओं ने अपने पति को बेवकूफ बनाने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए। एक अगला विषय भी है कि पति पत्नी ने एक दूसरे को बेवकूफ बनाने के लिए कौन कौन से ट्रिक अपनाए। दूसरा इसमें एक और टॉपिक है उनके बारे में जिन्होंने प्यार या किसी और चीज के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। बोकासियो ने संभवतः दांते के प्रभाव में ये नॉवेल लिखा था, क्योंकि हर कहानी के इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन या सब टाइटल में के माध्यम से वो दांते की बातों की स्वीकृति का संकेत देते हैं। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में बोकासियो ये बताते हैं कि कहानी से पहले उस दिन क्या क्या हुआ था और कहानी सुनाने के बाद उस दिन क्या क्या हुआ। इसके लिए वे इटालियन फोक गीतों का भी इस्तेमाल करते हैं और पिछले दिन की कहानी से उसे इस अंदाज में जोड़ते हैं कि ये उपन्यास सिर्फ कहानियों का कलेक्शन बनकर ही नहीं रह जाता है, ये एक मैसेज भी देता है। इस उपन्यास में मैथोलॉजिकल पुट भी है। सातों महिलाओं और तीनों पुरुषों के नाम भी बोकासियो ने इस प्रकार रखा है कि जैसे कि वे उनका नेचर है, उनका स्वभाव है, उनका चरित्र है। जैसे पंपिनिया नाम इसलिए उन्होंने रखा कि ये एक लेडी है जो फ्लोरिशिंग वन है। फियामेट्टा ये एक छोटी सी लौ की तरह है। फिलोमिना जो है वो प्यार में विश्वास पात्र है, माने फेथफुल इन लव। एमिलिया राइवल है। लोरेटा होशियार है। नेग्लिला ये क्लाउडी है। एलिसा जो है वो उसका मानना है कि प्रभु की उसके ऊपर बहुत कृपा है। तीन पुरुषों के जो नाम है वो फिलो है जो पूरी तरह से प्यार में डूबा हुआ है। फिलोस्ट्रेटो है जो प्यार उसके ऊपर हावी है। डाइनियो ये वासना से भरा हुआ है। तो ये जो नावल है ये बहुत ही बेहतरीन नावल है और इसे जरूर पढ़ा जाना चाहिए। आज के लिए इतना काफी है और मैं इसी के साथ अपनी बात यहाँ पर समाप्त करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।